वैसे ही देखेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्यों जरूरी हैं और ये संविधान में आए कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये कर्तव्य हमें नागरिक के तौर पर क्या याद दिलाते हैं। मौलिक कर्तव्य, और पहली ही पंक्ति कुछ दिलचस्प बताती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये कर्तव्य शुरू से ही संविधान में थे? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र वो था ही नहीं। हाँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार तो थे शुरू से, लेकिन कर्तव्य नहीं। ये विचार बाद में आया। असल में 1975-77 के दौरान देश में आपातकाल लगा था, और उसी पृष्ठभूमि में सरकार को महसूस हुआ कि भाई नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। अच्छा, आपातकाल के समय। हाँ, तो इसी सोच के तहत 1976 में उस समय की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति का काम था मौलिक कर्तव्यों पर विचार करना और अपनी सिफारिशें देना। समिति ने कहा कि हाँ, संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उनकी इसी अनुशंसा मतलब सलाह या सिफारिश के आधार पर सरकार ने 1976 में संविधान में एक बड़ा बदलाव किया। वो 42वां संशोधन? जी हाँ, संविधान में जो बड़े बदलाव होते हैं उन्हें संशोधन कहते हैं। ये 42वां संशोधन था, जो काफी बड़ा था वैसे, और इसी 42वें संशोधन के जरिए संविधान में पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अच्छा, तो ये 1976 में संविधान का हिस्सा बने, शुरू से नहीं थे। ठीक है, तो ये आपातकाल की पृष्ठभूमि और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 कर्तव्य आ गए। लेकिन स्रोत की अगली पंक्ति कहती है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो मतलब बाद में एक और जोड़ा गया। बिल्कुल सही। 1976 में 10 थे, फिर करीब 26 साल बाद 2002 में संसद ने संविधान में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया, 86वां संशोधन। इस संशोधन का जो मुख्य जोर था वो शिक्षा के अधिकार पर था, और इसी के साथ एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया जो सीधे सीधे शिक्षा से ही जुड़ा है। अच्छा। हाँ, तो आज संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम आगे देखेंगे कि ये 11वां क्या है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये समय के साथ जुड़े हैं। अब एक और बात जो स्रोत में है, थोड़ी चौंकाने वाली। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। क्या मतलब ये विचार पूरी तरह बाहर से आया? लिया गया है, शायद थोड़ा सीधा अनुवाद हो गया। बेहतर है कहें कि प्रेरणा ली गई है। देखिए, जब संविधान बनाने वाले कोई नई चीज जोड़ते हैं तो वो अक्सर दुनिया के दूसरे संविधानों को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उस समय मौलिक कर्तव्यों का विचार खास तौर पर जो समाजवादी देश थे, जैसे कि तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसे आज हम मोटे तौर पर रूस कह देते हैं, उनके संविधानों में ये था। हाँ। तो भारतीय संदर्भ में स्वर्ण सिंह समिति ने भी कई देशों के संविधान देखे। उन्हें लगा कि ये जो विचार है नागरिकों के कर्तव्यों पर जोर देने का, जो सोवियत संविधान में था, ये भारत के लिए भी अच्छा हो सकता है। हालांकि जो कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल किए गए वो पूरी तरह से भारतीय मूल्यों और जरूरतों के हिसाब से ढाले गए थे। तो प्रेरणा जरूर ली, पर उन्हें भारतीय रूप दिया गया। समझ गई। तो प्रेरणा ली, न कि बस कॉपी कर लिया। अच्छा, अब ये जानना भी जरूरी है कि संविधान इतनी बड़ी किताब है, उसमें इन्हें रखा कहाँ गया है? स्रोत कहता है इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। इसका क्या महत्व है? हाँ, देखिए, संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए इसे अलग अलग भागों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। हर भाग एक खास विषय से जुड़ा होता है। जैसे भाग 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उनके लिए एक नया भाग ही बना दिया गया, भाग 4 क या पार्ट 4A। अच्छा, एक नया भाग। जी, और हर भाग के अंदर नियमों को अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में लिखा जाता है। तो इस भाग 4 क के अंदर सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क या आर्टिकल 51A। इसी अनुच्छेद 51 क में वो सभी 11 मौलिक कर्तव्य एक एक करके लिखे गए हैं। ठीक है। और इन्हें भाग 4 के ठीक बाद रखा गया है, जो राज्य के लिए निर्देश हैं। तो ये एक तरह से नागरिकों के लिए निर्देश जैसे हो गए। ठीक है, तो ये थी इनकी पृष्ठभूमि, कहाँ से आए, कब जुड़े और संविधान में कहाँ है। अब स्रोत के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां इन कर्तव्यों की सूची दी गई है। शीर्षक है मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। चलिए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जी,
अब हम उन 11 कर्तव्यों को देखेंगे। ये वो बातें हैं जिनकी उम्मीद संविधान हर भारतीय नागरिक से करता है। ये एक तरह से नागरिक होने के साथ आने वाली जिम्मेदारियां हैं। पहला कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सबसे बुनियादी कर्तव्य है। बिल्कुल, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, देश उसी से चलता है। तो पहला कर्तव्य यही है कि हर नागरिक इसका पालन करे। लेकिन सिर्फ पालन ही नहीं, संविधान जिन ऊंचे आदर्शों पर बना है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उनका भी आदर करें। फिर संविधान ने जो संस्थाएं बनाई हैं, जैसे संसद है, अदालतें हैं, इन संस्थाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। और आखिर में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रध्वज, तिरंगा और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, इनका आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये हमारे देश की पहचान है। बिल्कुल। राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान के सम्मान के बाद दूसरा कर्तव्य कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ये किन आदर्शों की बात हो रही है? ये बहुत गहरा कर्तव्य है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी वो सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। उस लड़ाई के पीछे कुछ महान सिद्धांत थे, कुछ उच्च आदर्श थे। जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का रास्ता था, भगत सिंह का देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने का जज्बा, नेहरू का एक वैज्ञानिक और आधुनिक भारत का सपना, अंबेडकर का सामाजिक न्याय और बराबरी का संघर्ष, और भी कितने ही नेताओं और आम लोगों के त्याग और आदर्श थे। हाँ, बहुत सारे। तो ये कर्तव्य कहता है कि हमें उन महान आदर्शों को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ना है, बल्कि उन्हें अपने हृदय में संजोए रखना है, मतलब दिल से अपनाना है और अपने जीवन में उनका पालन भी करना है, उन पर चलने की कोशिश करनी है। सही कहा। ये सिर्फ याद करने की नहीं बल्कि जीने की बात है। अब तीसरा कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये 3 शब्द, प्रभुता, एकता, अखंडता, इनका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? हाँ, ये तीनों शब्द भारतीय राष्ट्र की नींव हैं, समझिए। प्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है। हम अपने मालिक खुद हैं। ठीक है। एकता का मतलब है कि हम सब भारतीय, चाहे हमारी भाषा, धर्म, इलाका, संस्कृति कुछ भी हो, हम सब एक हैं, एक देश हैं। हम सब एक हैं, बिल्कुल। और अखंडता का मतलब है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई भी हिस्सा देश से अलग नहीं हो सकता। तो ये कर्तव्य हर नागरिक पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो इन तीनों की, भारत की आजादी की, आपसी एकता की और देश की भौगोलिक और राजनीतिक अखंडता की रक्षा करे और इन्हें अक्षुण्ण रखे, मतलब इन्हें कमजोर ना होने दे, बनाए रखें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कर्तव्य है। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के बाद चौथा कर्तव्य बहुत छोटा सा है, देश की रक्षा करें। क्या इसका मतलब सिर्फ सेना में भर्ती होना है? नहीं, इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बेशक जरूरत पड़ने पर सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करना इसका एक हिस्सा हो सकता है, पर देश की रक्षा का मतलब है हर तरह के खतरों से देश को बचाना। वो बाहरी हमला हो सकता है, या देश के अंदर कोई गड़बड़ी हो सकती है, या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए। ये कर्तव्य नागरिकों में ये भावना जगाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी पहने लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है। हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कभी देश को हमारी जरूरत पड़े, जैसा कि कहा जाता है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। समझ गई, ये एक व्यापक पुकार है। पांचवा कर्तव्य समाज में मेलजोल पर जोर देता है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ये आज के समय में तो बहुत ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, समरसता का मतलब है हार्मनी, आपसी मेलजोल, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखना। समान भ्रातृत्व का मतलब है भाईचारे की भावना, ये महसूस करना कि हम सब एक बड़े भारतीय परिवार का हिस्सा हैं, बराबर हैं। ये कर्तव्य कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के सभी लोगों के बीच इस हार्मनी और भाईचारे को बढ़ावा दें। और ये भी कहता है कि ये भावना धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से ऊपर होनी चाहिए। और इसी में ये भी शामिल है कि हमें ऐसी प्रथाओं को छोड़ना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये भी इसी कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूल रूप से ये एक समावेशी, एक अच्छे समाज बनाने का आह्वान है। अनेकता में एकता की ही बात हो रही है यहाँ।
और छठा कर्तव्य भी कुछ इसी से जुड़ा लगता है, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। ये सामाजिक संस्कृति क्या है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, सामाजिक संस्कृति या अंग्रेजी में कहें तो कंपोजिट कल्चर, ये भारत की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इसका मतलब है हमारी मिलीजुली संस्कृति। देखिए, भारत में हजारों सालों से अलग अलग धर्मों के, जातियों के, भाषाओं के, परंपराओं, रीति रिवाजों के लोग साथ रहते आए हैं। हाँ। इन सब के मेल जोल से, एक दूसरे पर असर डालने से एक अनोखी संस्कृति बनी है जिसमें बहुत विविधता है और कुछ साझा चीजें भी हैं। यही हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमारी विरासत है। ये कर्तव्य कहता है कि हमें अपनी इस मिली-जुली संस्कृति की कीमत समझनी चाहिए, इस पर गर्व करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए, यानी इसे बचा कर रखना चाहिए। मतलब इसकी विविधता को बनाए रखना। बिल्कुल। इसे किसी एक रंग में रंगने की बजाय इसकी जो बहुरंगी प्रकृति है उसे सहेजना ही इसका संरक्षण है। विविधता का सम्मान और संरक्षण। इसके बाद सातवां कर्तव्य पर्यावरण की ओर ध्यान दिलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। हाँ, और ये आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी कर्तव्यों में से एक हो गया है। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हमारे जंगल, नदियां, झीलें, वन्य जीव, हवा, पानी सब कुछ शामिल है, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हमें इसे नुकसान पहुंचाने से बचना है, प्रदूषण कम करना है, जो संसाधन है उनका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कर्तव्य सिर्फ रक्षा, प्रोटेक्शन की बात नहीं करता, ये संवर्धन, इम्प्रूवमेंट की भी बात करता है। मतलब हमें पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना है, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, जो जैव विविधता है, अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनको बढ़ावा देना। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की भी है, और इसमें प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भी शामिल है। पर्यावरण के बाद आठवां कर्तव्य सोच और ज्ञान की बात करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। इसका क्या मतलब है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है चीजों को तर्क, विवेक और सबूत के आधार पर देखना समझना। सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वासों पर यकीन करने के बजाय सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, ये एक आधुनिक समाज की निशानी है। तर्क से सोचना। हाँ, और साथ ही ये ज्ञानार्जन की भावना, मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इसके विकास की भी बात करता है। यानी हमेशा नई चीजें सीखने की इच्छा रखना, ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहना और सुधार की जरूरत को समझना। ये कर्तव्य हमें एक तार्किक, जिज्ञासु और सुधारवादी नागरिक बनने के लिए कहता है। तर्क और जिज्ञासा। अब नौवां कर्तव्य कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। ये तो सीधी सी बात लगती तो सीधी है, लेकिन अक्सर हम इसे निभाते नहीं है शायद। सार्वजनिक संपत्ति वो चीजें हैं जो हम सबके इस्तेमाल के लिए हैं, जिन पर सरकार का या समाज का अधिकार है। जैसे सड़कें हैं, पार्क हैं, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, ट्रेनें, बसें, हमारे ऐतिहासिक स्मारक, ये सब। हाँ, जो सबके लिए हैं। जी। ये कर्तव्य कहता है कि हमें इस संपत्ति को अपना समझकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि विरोध प्रदर्शनों में या कभी कभी बस लापरवाही में लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये कर्तव्य याद दिलाता है कि ये संपत्ति हम सबकी है और इसे सुरक्षित रखना भी हम सबकी जिम्मेवारी है। इसमें हिंसा से दूर रहने की बात भी छुपी है। सही बात है, ये हम सबकी साझी चीज है। 10वां कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक कोशिश की बात करता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये उत्कर्ष का क्या मतलब है यहाँ? उत्कर्ष का मतलब है एक्सीलेंस, यानी श्रेष्ठता, बेहतरी। ये कर्तव्य कहता है कि हम जीवन में जो भी काम करें, चाहे वो हमारा अपना व्यक्तिगत काम हो, जैसे हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, कोई कला, खेल, या हम किसी समूह के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो, मतलब सामूहिक गतिविधि जैसे टीम वर्क या कोई सामाजिक कार्य। हाँ। हमें हमेशा अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लगातार सतत प्रयास करना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ें, नई ऊंचाइयों को छुएं। ये सिर्फ अपनी तरक्की की बात नहीं है। जब हर नागरिक और हर समूह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा, तो पूरा देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा, नई उपलब्धियां हासिल करेगा। ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान है। यानी व्यक्तिगत बेहतरी से राष्ट्र की बेहतरी। और अब अंत में वो 11वां कर्तव्य जिसका जिक्र हमने
शुरू में किया था कि बाद में जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 86वां संशोधन। जी हाँ, ये वही कर्तव्य है जो 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये कर्तव्य खास तौर पर माता पिता या अभिभावकों, संरक्षक के लिए है। ये कहता है कि हर माता पिता या संरक्षक का ये फर्ज है कि वो अपने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को शिक्षा पाने के अवसर दें, मतलब उसे स्कूल भेजें, उसकी शुरुआती शिक्षा पक्की करें। अच्छा, ये माँ बाप के लिए है? हाँ, इसी 86वें संशोधन ने शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार भी बनाया था, अनुच्छेद 21 क के तहत। तो एक तरफ बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला और दूसरी तरफ माता पिता पर यह कर्तव्य डाला गया कि वो इस अधिकार को हकीकत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ये शिक्षा के महत्व को दिखाता है। तो ये थे 11 कर्तव्य। स्रोत में आखिर में एक और पंक्ति है जो इन सब का सार बताती हुई लगती है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में ही निहित है। बिल्कुल, ये पंक्ति इन 11 कर्तव्यों के पीछे की जो मूल भावना है उसे बताती है। ये कहती है कि इन सभी कर्तव्यों को पालन करने का अंतिम लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, हम सबकी एकजुटता, एकता और देश की अटूटता, अखंडता को सुनिश्चित करना, मतलब पक्का करना, और संरक्षित करना, मतलब बचाए रखना। अगर आप ध्यान दें तो तीसरा कर्तव्य तो सीधे सीधे इसी की बात करता है। हाँ, वो तो सीधा यही था। हाँ, लेकिन बाकी के कर्तव्य भी, चाहे वो संविधान का पालन हो या राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को मानना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना या उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये सब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देश को मजबूत, एकजुट और सुरक्षित बनाने में ही मदद करते हैं। तो ये सभी कर्तव्य मिलकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की नींव को मजबूत करते हैं। तो ये थे भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य, जैसा हमारे स्रोत दस्तावेज में दिया गया है। हमने हर पंक्ति को बारीकी से और सरल भाषा में समझने की कोशिश की। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं, उसका एक खाका है। सही कहा। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकता सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन कर्तव्यों का पालन न सिर्फ हमें बेहतर नागरिक बनाता है, बल्कि एक बेहतर समाज और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में भी मदद करता है। वाकई, इन कर्तव्यों को जानने के बाद शायद सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्द न रह जाएं। हम इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में कैसे उतार सकते हैं? क्या हम वाकई में इन पर अमल कर रहे हैं? ये सवाल शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।